हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और बिल्कुल एक तरफा टेस्ट मैच नजर आ रहा है। जिस तरीके से नदी एक तरफ बहती रहती है, वैसे ही रन एक तरफ जो है वो बहते चले जा रहे हैं, और वेस्ट इंडीज उसमें जो है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं डूबती चली जा रही है, वो वाला हिसाब है। किस तरीके से दूसरे दिन का खेल रहा, उस पर चर्चा करेंगे। तीन शतक जो हैं वो टीम इंडिया की तरफ से आए हैं, किस किस ने शतक लगाया, क्या क्या खास उसमें रहा, वो सारी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच में मुकाबला हुआ, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर उसमें नहीं चल पाए, उसका भी थोड़ा सा अपडेट आपको यहाँ पर देंगे। मगर शुरुआत जो है वो अहमदाबाद टेस्ट के डे 2 से करते हैं, किस तरीके से डे 2 पैन आउट किया। अहमदाबाद टेस्ट में दूसरे दिन का खेल जो है वो भारत के नाम रहा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 448 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों ने जो है वो शतक ठोका। राहुल, जडेजा और ध्रुव जुरेल ने जो है वो शतक बनाया। अहमदाबाद टेस्ट में अब भारत के पास 286 रनों की बढ़त ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी दूसरा ही दिन जो है वो खत्म हुआ है। अभी तो लग भी नहीं रहा 5वें दिन जाएगा, उससे पहले ही जो इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। जितना बड़ा आप स्कोर खड़ा करना चाहें उतना बड़ा सर यहाँ पे स्कोर खड़ा हो सकता है। 3 ने तो शतक लगा ही लिया है, और जिस तरीके की आपकी बैटिंग लाइनअप है, एक आधा और भी कोई लगा देगा। हाँ, मतलब लेकिन क्या उसकी जरूरत है? हाँ, मतलब ये सोचना है। हाँ, ये शुभमन गिल को तय करना है कि जो बात उन्होंने टेस्ट मैच से पहले कही भी थी, मतलब हालांकि वो उन्होंने तेज गेंदबाजों की कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि हम किसी भी तेज गेंदबाज को लेकर प्री डिसाइडेड नहीं होंगे कि ये एक मैच खेलेगा या आधा मैच खेलेगा या चौथाई मैच खेलेगा। हम हर मैच के बाद एक आकलन करेंगे कि इस मैच में कितने ओवर फेंके गए, उसमें फला गेंदबाज ने कितने ओवर फेंके। ऑब्वियसली जब आप जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द चीजें कर रहे हो तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो अब ये आपको देखना है कि आप कितना प्रेशर डालना चाहते हो गेंदबाजों पर, या कितना उनको 3 दिन के बाद मैच खत्म करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वेस्ट इंडीज पहले ओवर में, मेरे पहली पारी में 50 ओवर नहीं खेल पाएगी, तो आप कल आराम से चाहें तो 30 ओवर खेल सकते हैं, पूरा दिन भी खेल सकते हैं। एग्जैक्टली, खेलने को तो आप पूरा दिन खेल सकते हैं, लेकिन आप लंच तक खेलना चाहेंगे। आप वो क्या रेस्पेक्टेड स्कोर है जिस पर आप अपने बॉलर्स से कहेंगे कि लीजिए अब ये बहुत है, इतने में आप 2 बार आउट कर लेंगे। मुझे लगता है अभी ही जीतने लायक स्कोर बन चुका है। मतलब अभी जो भारत की बढ़त है 280 से ज्यादा रन की है, 286, तो 286 रन वेस्ट इंडीज की टीम नहीं बना पाएगी दूसरी पारी में। ये आप अभी भी लिख के ले सकते हैं, बशर्ते कि कोई, वही क्रिकेट में जो एक हम हमेशा डिस्क्लेमर देते हैं, कोई एक्सेप्शन ना हो जाए। तो ये शुभमन गिल को तय करना है, गौतम गंभीर को तय करना है। बाकी जैसा आपने कहा कि अगर अभी भी इतनी बैटिंग है कि अगर एक बल्लेबाज और शतक बना दे तो कोई चौंकने की बात नहीं, लेकिन फिलहाल अभी कोई उसके क्लोज नहीं है, इसलिए शायद कोई वहां तक जाएगा नहीं। बिल्कुल जी, 327 रन जो है वो दूसरे दिन बने हैं, और इस तरीके का कमाल इंडियन टीम ने यहाँ पर किया है। अब वो ये देखना ये है कि भाई वही कि आप कब तक जो है कंफर्टेबल महसूस करते हो कि यार दोबारा जो है ना फिर करना ना पड़े, बस एक ही बार में जो है ना वो काम हो जाए, और उसके बाद दोबारा जो है पैकअप करें। अपना एक दिन पहले पैकअप करके निकले यहाँ से, एजेंडा जो है शायद वही होगा। चलिए जी, अब उन शतकवीरों की बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले केएल राहुल की बात करते हैं। सबसे पहला शतक उन्हीं का आया दूसरे दिन। केएल राहुल के ग्राफिक्स दिखा दे जी, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, एक बार उस पर जो है नजर डाल लेते हैं, और पॉइंटर्स आ गए उनके। केएल राहुल ने ठोका अहमदाबाद टेस्ट में शतक। केएल राहुल के टेस्ट करियर का ये 11वां शतक है। 9 साल के बाद घरेलू मैदान पर उन्होंने सैकड़ा लगाया है। यकीन करना मुश्किल होता है मगर ये सच है। घरेलू मैदान पर केएल राहुल का ये दूसरा शतक है, मतलब कि इंडियन सॉइल पर। इस साल ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने बनाए। ये साल केएल राहुल के लिए अच्छा गया है सर। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, ये साल उनके लिए अच्छा गया है। सब कुछ उन्होंने हासिल किया है, और जिस तरीके से उनका फोकस जो है ना, या फिर उनका फोकस, या फिर सेलेक्टर्स ने कहा कि भाई आप अपना फोकस यहीं रखिए, आप T20 में मत घुसिए, अब आप फोकस जो है अपना यहाँ पे रखिए, और वो फोकस्ड केएल राहुल जो नजर आ रहे हैं। 11 शतक उनके नाम है। रवि शास्त्री को भी मैं सुन रहा था, कम से कम 15-18 होने चाहिए थे ये, मतलब जिस तरीके का टैलेंट है उनके पास, मगर वो नहीं है। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। टीम इंडिया की सर्विस जो है अभी वो कुछ सालों तक कर सकते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल कर सकते हैं। और जो आपने कहा ना कि सिलेक्टर्स ने कहा कि आप T20 में मत घुसिए, बड़ा क्लैरिटी थी उनके थॉट में, क्योंकि आपको हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि अब आपके टेस्ट टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, और जब आपके पास मतलब कोई खिलाड़ी आए और अगर वो 2-3 साल बहुत अच्छा खेले और चला जाए, तो उसके लिए प्लान बी तैयार करना बहुत आसान होता है। आप हमेशा अपने टोस पर होते हैं कि चलो भाई इसका, लेकिन आप जब तक विराट कोहली खेल रहे थे 15 साल या 14 साल, आपने कभी सोचा भी नहीं कि
शुरुआत के 10 साल मतलब कम से कम कि आपको विराट का कुछ सोचना है, विराट तय है आपके लिए, रोहित तय है आपके लिए। जब विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी जाते हैं और बहुत जल्दी जाते हैं, तब आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से अब खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर आप ये भरोसा कर सकें कि वो टेस्ट मैच में ओवरसीज भी और इंडिया में भी आपको बैटिंग में वो स्टेबिलिटी देंगे। और जैसा आप कह रहे थे कि 15-18 शतक होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए थे केएल राहुल के, लेकिन वो ना होते हुए भी मतलब वो शतक नहीं है, लेकिन ये उनके लिए कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं गया। उन पर भरोसा किया सेलेक्टर्स ने, उनको लगातार टेस्ट के स्क्वाड के स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा, मेन रोल में रखा बल्कि। और अब वो मेन रोल में जो रखा गया है, तो जैसे एक फिल्म में जो आपके मल्टी स्टारर फिल्म होती है, उसमें भी एक कोई ऐसा होता है जो थोड़ा अलग से दिखता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा नाम होता है मल्टी स्टारर फिल्म में भी। तो इस फिल्म में अभी बैटिंग में आपके पास अगर सबसे बड़े नाम आप देखेंगे, सबसे भरोसेमंद नाम देखेंगे, तो अब भी केएल राहुल टॉप 3 में आते हैं, और इसलिए उन्होंने परफॉर्म करके दिया। टॉप 3 में क्या आप कह सकते हैं वो टॉप पर आते हैं? बिल्कुल जी, मतलब रोहित और विराट के बाद तो वो टॉप एक्सपीरियंस के लिहाज से, हाँ, एक्सपीरियंस के लिहाज से, और भरोसा दिलाते हैं आपको कि भैया मैं हूँ, एक्सपीरियंस्ड हैं, विदेश में अच्छा किया हुआ है, हैंडल कर लूंगा, वो सारी चीजें जो है ना, वो भरोसा वो दिलाते हैं। चलिए जी, एक भरोसे का दूसरा नाम है जडेजा साहब। ठीक है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लगातार उनके बल्ले से रन निकलते जा रहे हैं। इंग्लैंड हो, अहमदाबाद हो, उनका बल्ला नहीं रुक रहा। उम्र 36 है, वही विराट के बैच के हैं, मगर अभी भी जो है ना पूरा जोशो खरोश बाकी है। ठीक है जी, जडेजा ने क्या किया है, जब गेंद से योगदान उतना नहीं देते तो बल्ले से जो है दे देते हैं। जडेजा ने अहमदाबाद टेस्ट में जो है शतक ठोका। रविंद्र जडेजा की टेस्ट करियर का ये 6ठा शतक है। साल 2025 में रविंद्र जडेजा 7वीं बार 50+ का स्कोर उन्होंने बनाया है। टेस्ट शतक लगाने के मामले में धोनी की उन्होंने बराबरी कर ली है, और छक्के लगाने के मामले में वो धोनी से आगे निकल गए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कई बार सर हम इस बारे में बात करते हैं, मतलब ये एक ऐसा शख्स है जिस दिन भी ये क्रिकेट को अलविदा कहेंगे ना, ऐसा लगेगा कि ना, मतलब अगर जो इस जनरेशन का है उसको भी, और जो मैं तो डेड श्योर हूं कि जो आगे की जनरेशन के लोग हैं वो ये एहसास ही नहीं कर पाएंगे कि रविंद्र जडेजा की अहमियत क्या थी, क्योंकि उतना नाम ही नहीं हो पाया। वो आंकड़े देख के अहमियत पता लगेगी, वो एहसास नहीं हो पाया। वो मैचेस खेलते हैं मगर वो एहसास नहीं हो पाता कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा हीरो है। हाँ, क्योंकि वो कभी उस तरह से उनका वो नहीं हुआ, वो सुर्खियों में नहीं रहे, कभी उस तरह से लाइमलाइट में नहीं रहे। ये वैसे ही है कि आपने अपने घर पे एक पार्टी प्लान की, मान लेते हैं। अब आपने क्या किया कि उस पार्टी के लिए जो मेन्यू डिसाइड किया, अब आपने कहा साहब एक शेफ बुला लेते हैं, शेफ बना देगा। आपने अपने जो हर रोज का कुक था आपके घर के ना, आपने उसको छुट्टी दे दी, या आपने कहा कि उससे आज नहीं बनवाते हैं, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी। अब वो सडनली जब आया घर में, उसने देखा कि एक 5 स्टार का शेफ आया हुआ है और वो बिल्कुल एप्रिन लगा के खाना बना रहा है, लेकिन अब वो तो रोज वहां बनाता है। हाँ। तो उसको तो कुछ करना है, तो उसने कहा कि साहब मैं चटनी ही बना दूं क्या? हाँ। तो उसने वो चटनी भी ऐसी बना दी कि फिर जो लोग आए हैं वो चटनी ही खा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि साहब ये चटनी किसने बनाई है? बहुत स्वादिष्ट चटनी बनी है। तो रविंद्र जडेजा इस मजबूत बैटिंग लाइनअप में भाई आज से नहीं खेल रहे हैं ना, तो जमाने से खेल रहे हैं। 1.5 दशक से वो भी खेल रहे हैं। और जब भी जिस भी फॉर्मेट में वो रहे, जैसा आपने कहा ना कि जब वो बॉलिंग में नहीं कर पाए, तो जब वो मेन डिशेस नहीं बना पाए, आज उनको नहीं मौका मिला मेन डिशेस बनाने का, या नहीं बन पाई मेन डिशेस, तो वो ऐसे नहीं है कि वो मुंह घुमा के चले जाएंगे कि ठीक है फिर आप पार्टी कर लीजिए। वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। वो उनका उस मैच पर इंपैक्ट होगा, उस पार्टी में उनकी वो चटनी होगी ही होगी। तो वो रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी है जो ये सोचकर मैदान में जाते हैं कि इस मैच में, चाहे वो T20 अब वो भले छोड़ चुके हैं, लेकिन जब भी T20 में भी जब वो थे, तो उनका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल था कि T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, जिस फॉर्मेट में जिस काबिलियत की वजह से जो मेरी फील्डिंग है, या जो मेरी बैटिंग है, या जो मेरी जो गेंदबाजी है, उनमें से कोई एक डिपार्टमेंट मेरा अगर ऑफ भी होगा, तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा नहीं, मैं कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। और बैटिंग में वो जिस तरह से खेल रहे हैं, बिल्कुल, मतलब इंग्लैंड में आप देखिए बैक टू बैक उन्होंने बैटिंग की है, और यहां पर भी आपको रन्स करके दिए। तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, मतलब वो कप्तान को मौका नहीं देते कि कप्तान कहे कि नहीं अब ये खिलाड़ी ना मुझे चाहिए नहीं। वो कप्तान से कहते हैं तुमको तो मैं चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल जी, प्रॉपर एक तरीके से आप बैट्समैन की तरह भी खिला सकते हो, जिस तरीके से रन वो लगातार यहाँ पर बना रहे हैं, और ये पता भी नहीं लगता, एहसास भी नहीं होता कि इतने रन जो है इस खिलाड़ी ने बना दिए। मतलब इस साल टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर जो है ना वो जडेजा के नाम है, जबकि वो एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, उस तरीके से ऑलराउंडर है आपके, और आपको ऑलराउंडर में भी आप उनको उस तरीके से रेट नहीं करते कि भाई आप बेन स्टोक्स ही समझ लो उनको। ठीक है, चलिए जी। असल में क्या है कि जब आपकी भूख किसी एक चीज के लिए हो ना, तो दूसरी बहुत अच्छी चीजें आपको नहीं दिख रही होती हैं। तो हमारी जो भूख है, मतलब वो कपिल देव के जमाने से लेकर अब तक ऑलराउंडर को लेकर ऑब्सेशन जो है वो है
कि Pace, हाँ मतलब pace. सीमिंग ऑलराउंडर मिल जाए हमें। तो जो ये स्पिन ऑलराउंडर होते हैं ना, वो थोड़े हल्के रह ही जाते हैं, अहमियत नहीं वो समझ वैसे ही है जैसे सौरभ गांगुली को लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनको लगता था कि क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते थे, तो उनको लगता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कोई खिलाने की चीज होती है। तो वो आप देख लीजिए उनके एरा में लेफ्ट आर्म स्पिनर जो रहे वो कम खेल पाए। तो वैसे ही है, अगर आज आप रविंद्र जडेजा और आईसीसी की रैंकिंग देख लीजिए, वहां पर रविंद्र जडेजा रहते हैं टॉप पे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, क्योंकि वहां पर आंकड़े चलते हैं, वहां पे सीम या स्पिन नहीं चलता। लेकिन चूंकि हम सीमिंग ऑलराउंडर को ऑब्सेस्ड है, परसेप्शन का बात है, इसलिए शायद हम उनको उस तरह से उनका ड्यूज जो है उनके रह जाते हैं। बिल्कुल वो परसेप्शन की बात है, तो इसलिए, मगर कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम बखूबी किया और करते चले जा रहे हैं। बीच में ऐसा कोई पैच याद नहीं आता जब रविंद्र जडेजा ने योगदान ना दिया हो, ऐसा कोई पैच नजर नहीं आता। चलिए जी, एक विकेट कीपर बैट्समैन की बात करते हैं, जिनको जब भी मौका मिला ना वो वेटिंग में ही रहते हैं, उनका हमेशा वेटिंग लिस्ट में ही नाम रहता है, मगर जब भी मौका मिलता है ना वो अपनी बर्थ को ना पूरा कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब वो कब्जा तो नहीं हो पाता है, मगर ये कि हाँ वो अपना सिलेक्शन जो है ना वो सही साबित जरूर कर देते हैं। ध्रुव जुरेल की हम बात कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल का टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक आया जी, मतलब वैसे भी पहला ही है। ध्रुव जुरेल ने अपने छठे टेस्ट में जो है वो सेंचुरी ठोक दी। जुरेल ने 210 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली और 200 प्लस रन की साझेदारी जडेजा के साथ निभाई। भारत के लिए शतक ठोकने वाले वो 12वें विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और पंत के नहीं होने से उनको प्लेइंग 11 में जगह यहां पर मिली थी। तो मैन इन अ वेटिंग, जो कि वेट ही नहीं करता, फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इंग्लैंड में भी लास्ट टेस्ट मैच में मिला, मेरे ख्याल से 34-34 रन बनाए थे, मगर अच्छे नजर आते हैं। एक 200% देने वाला क्रिकेटर है जो रोता कम है, वो उसको खुशी है कि अगर वो कम से कम सिलेक्ट हो गया है, वो वेटिंग में बैठा हुआ है, वो रोता नजर नहीं आता कि यार मेरा नंबर कब आएगा, फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन कब होगी, वैसी चीज़ें नजर नहीं आती। बड़े पॉजिटिव से हैं, जो मिला है बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और जब भी मौका मिलता है ये प्रदर्शन अपने आप बयां कर रहा है। वो विकेट कीपिंग के सिराज हैं बेसिकली। हाँ। क्योंकि सिराज को भी पता है कि वो इस प्रेजेंट सेटअप में नंबर 2 ही रहेंगे, बिल्कुल नंबर 1 पे जसप्रीत बुमराह ही रहेंगे। और सारी जो स्कीम ऑफ सारी जो प्लानिंग होगी, जो स्कीम ऑफ थिंग्स होंगी, उसमें पंत के रहने या ना रहने पर तय होगा कि जुरैल का क्या होना। तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप शिकायतें कर सकते हैं, ऐसे में आप अपने किसी बचपन के कोच से कह सकते हैं कि भाई तू जरा मीडिया में बात करके बोल दे कि मेरे प्लेयर को तो मौका नहीं मिल रहा है, वो तो इतने रन्स कर रहा है। आपके अपने किसी पेरेंट्स से कह सकते हैं कि भाई जरा आप थोड़े आंसू दिखा दीजिए। ये मैं किसी भी पुराने खिलाड़ी पर पर्सनल रिमार्क नहीं कर रहा हूं, या मैं टॉन्ट नहीं खस रहा हूं, तंज नहीं कर रहा हूं, मैं ये रास्ते बता रहा हूं कि ऐसे रास्ते हमने देखे हैं, लोग निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी किस्मत को कोस लेते हैं, या फिर आपको जिस दिन मौका मिले आप वहां पर जाकर कम से कम उस जगह को सुनिश्चित कर लें जो आपको मिली हुई है। अब इस वक्त जैसे मैंने कहा सिराज या ध्रुव जुरेल, इस वक्त अगर आपको कुछ फिक्स करना है, कुछ फ्रीज करना है, तो फ्रीज करना है कि नंबर 2 तो मैं ही हूं, ठीक है, मैं नंबर 1 नहीं बन सकता हूं अभी, क्योंकि मेरे सामने जो खिलाड़ी है वो नंबर 1 है, ये मैं आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कम से कम अपना नंबर 2 तो सिक्योर कीजिए। ध्रुव जुरेल या मोहम्मद सिराज अपना नंबर 2 तो सिक्योर करते हैं, उनको ये तो पता है ना कि हाँ अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो मैं हूं, फिर कोई हिला नहीं सकता मुझे। तो ध्रुव जुरेल की जो ये पारी है या जो इस तरह की अप्रोच है, इस तरह की बैटिंग है, वो ये बताती है कि जब आपके पास तमाम ऑप्शंस हो, विकेट कीपिंग में भी कोई ऐसा नहीं कि विकेट कीपर्स के ऑप्शंस कम है भारत के पास, बिल्कुल, मतलब अभी भी स्क्वाड में एक विकेट कीपर है, उसके अलावा आप जितेश को सिर्फ T20 का विकेट कीपर क्यों मानते हैं भाई? अगर वो उनको मौका मिलेगा तो वो लंबे फॉर्मेट में भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। संजू सैमसन आपके साथ हमेशा रहते ही हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो जब आपके पास 3 फॉर्मेट में लगभग आधा दर्जन विकेट कीपर हो तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि नंबर 2 पर आप अपनी जगह को फ्रीज कर लें। ये पारी उनकी उसी अप्रोच की है कि भाई मैं नंबर 2 पर तो मैं हूं, नंबर 2 से नीचे नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल जी, कम से कम स्क्वाड में तो रहूंगा ही ना, क्योंकि आपको बैकअप विकेट कीपर तो चाहिए ही ना। और भाई अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, अगर किसी का परसेप्शन ऐसा है और वो आपसे नेचुरली बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपनी मेहनत कर सकते हो, वो ध्रुव जुरेल कर रहे हैं, वो रिवॉर्ड जो है मतलब सूनर और लेटर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। चलिए जी, अब बात करते हैं जी शुभमन गिल की। बड़े बड़े कारनामे शुभमन गिल ने किए हैं, उनमें ऐड होता रहता है बस कुछ। अब उन्होंने सुनील गावस्कर की एक खास लिस्ट में जो है ना जगह बना ली, जिसमें सुनील गावस्कर और वो ही हैं, बीच में कोई नहीं है, कोई कप्तान नहीं है। शुभमन गिल का बतौर कप्तान घर पर ये पहला अर्धशतक है। गिल ने जो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की जो है ना वो बराबरी की है। कप्तान के रूप में अपने पहले घरेलू टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक लगाया। इससे पहले यह कारनामा सुनील गावस्कर ने एज ए कैप्टन किया था 1978 में। बीच में जितने कप्तान रहे वो ये नहीं कर पाए।
चलो नहीं कर पाए तो उनकी ग्रेटनेस कम नहीं हो जाती है, वो विराट कोहली आपके बेस्ट टेस्ट कैप्टन रहेंगे आंकड़ों के हिसाब से, मगर बात ये कि सर ये अपनी उस अथॉरिटी को ना बार बार स्टैम्प कर रहा है, और वही चीज़ दिखा रहा है कि वो जो पहले बात की जाती थी कि भाई प्रिंस हैं, वो प्रिंस ना वो वाकई अराइव कर गया। जब किंग गया तो वो प्रिंस ने ना उसको उस जगह को वाकई अराइव करके अपना बनाया कि भाई अब मुझे उस लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशन होना ही है, और वो चाहे वहाँ पर हो यहाँ पर हो, कप्तानी की बात कर लो, बल्लेबाजी की बात कर लो, टेस्ट क्रिकेट में तो फ्लॉलेस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और उनको फ्लॉलेस नजर आना भी चाहिए। जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, जिस तरह से जिस एज में उनको कैप्टेंसी सौंपी गई है, कैप्टेंसी सौंपने के साथ साथ ये कहा गया है कि हमको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अच्छे से खेलिए। T20 फॉर्मेट में आपको जगह देने के लिए 1 साल बाद जगह दी गई है, आपको वहां पर सीधा वाइस कैप्टन के तौर पर एंट्री दी गई है। तो ये वैसे ही है कि जब आप किसी चीज में निवेश कर रहे हैं, और वो निवेश जो है बहुत दिल से कर रहे हैं, बहुत दिमाग से कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि चाहत है आपकी कि वो आपका निवेश अच्छा करे, तो फिर उस निवेश को अच्छा करना चाहिए, वरना फिर आप ठगा हुआ महसूस करते हैं ना। भाई आप किसी कंपनी के, किसी बड़ी कंपनी के शेयर जो है खरीद लें और डूब गया, हाँ, और फिर वो अच्छा ना करे, तो आपको लगता है ना कि डूब गए मेरे पैसे। तो शुभमन गिल में जिस तरह से निवेश किया गया है, जो सोचकर निवेश किया गया है, वो रिटर्न्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, और यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान भी होती है। विराट कोहली में रिटर्न, जो विराट कोहली में इन्वेस्ट किया गया था, विराट कोहली ने रिटर्न दिया। रोहित शर्मा में इन्वेस्ट किया गया, सचिन तेंदुलकर में इन्वेस्ट किया गया। भाई सचिन तेंदुलकर को कभी इस बात का डर थोड़ी ना था कि मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा। बिल्कुल, जब वो आए क्रिकेट खेलने, तो ये लग्जरी तो उनको कुछ ही वर्षों के भीतर मिल गई। बिल्कुल, कि उनके जहन में कभी भी ये डर नहीं था कि मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। ये डर विराट कोहली के जहन में भी नहीं था, ये डर रोहित शर्मा के जहन में भी नहीं था। ये तभी होता है जब दोनों पक्ष, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस से और आपका जो बोर्ड है, आपका जो पेरेंटल एक तरीके से संस्था है, वो आपके हर तरह से आपको बैक करे, तो अच्छी बात है। यहां पर वो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ऐसे वक्त में हो रहा है जब आपका वो 1.5 दशक के 2 स्टार जो है आपको अभी छोड़ कर ही गए हैं, तो अच्छी बात है कि उनको बैक किया जा रहा है और वो उस पर रिजल्ट दे रहे हैं। और क्रिकेट में और चाहिए क्या? बिल्कुल जी, अब इसमें ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। हर बार तो वो 100 नहीं आता है, मगर ये है कि अगर आपकी वो फॉर्म कंटिन्यू है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच में जो है वो अनऑफिशियल टेस्ट वनडे की जो है वो सीरीज चल रही है। दूसरा उसका वनडे है, उसके अंदर जो है आपके 2 स्टार जो है वो नहीं चले। उनका बता देते हैं क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 0 पर जो है अभिषेक शर्मा आउट हो गए। इंडिया ए की तरफ से अभिषेक ने ओपनिंग की, पहला मैच नहीं खेला था, दूसरा मैच ही खेल रहे थे, ओपनिंग करते हुए 0 पे आउट हो गए। अनऑफिशियल वनडे में उनका बल्ला नहीं चला। एशिया कप 2025 में सब जानते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा 319 रन बनाए थे। जिस तरीके की बैटिंग की थी, सबको अपना कायल बना लिया। श्रेयस अय्यर ने मैच में 8 रनों की पारी खेली है, वो कप्तान है। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने अच्छा किया था, जो फर्स्ट अनऑफिशियल वनडे था उसमें अच्छा किया था। इससे ज़्यादा डिग आउट करने की ज़रूरत तो है नहीं है, मगर बात सिर्फ इतनी है कि भाई अभिषेक अपनी रियल सिस्टर की शादी को जो है ना वो छोड़ के आए हैं कि भाई मैच ये खेलना है, और इंटरनेशनल मैच नहीं है, ठीक है। अब उसमें भी 0 पे आदमी आउट हो जाए ना, या तो माइंड वहाँ पर है, दिमाग वहाँ पर है, क्योंकि बहन की शादी है, ऑब्वियस सी बात है। कभी कभार ये ज़िंदगी में मौके आते हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये ये इससे कुछ जज करना, इससे कुछ निकालने जैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई फाइनल में उनसे रन नहीं बने थे। हाँ, ये भी मतलब अगर अब आपको वही वाली बात है कि आपको अगर किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती उसका पोस्टमार्टम करना ही है, हाँ, तो फिर आप करते रहिए। बड़ी तस्वीर हमेशा खींची जानी चाहिए, वो चाहे आपकी जिंदगी का कैनवास हो, किसी खिलाड़ी के करियर की बात हो, कोई खेल हो, और जब आप बड़ा कैनवास खींचेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एशिया कप में जो भारत का दबदबा रहा फाइनल तक, उस दबदबे में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप ये सोचिएंगे कि वो हर मैच में वही रन बनाए, हर मैच में वही जीत दिलाएं, तो फिर भारतीय टीम कभी सफल टीम नहीं बन पाएगी। वो फिर उस भारतीय टीम की सफलता का सीधा संबंध जो है वो अभिषेक की सफलता से होगा। वो सफल होंगे तो सफल होगी। बड़ी टीमें हमेशा किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द नहीं चलती हैं। जब हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, और इस एशिया कप से पहले भी हम बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान से हम मैच था, तो मुझे याद है मैंने ये बात कही थी कि हाँ, एक दौर था कि जब सचिन तेंदुलकर गए
तो फिर गए, हम गए, मैच गया। मतलब सचिन सौरभ गए तो मैच गया। हाँ, मैच गया। हाँ। फिर विराट कोहली गए तो गए। लेकिन अब इस टीम में ये नहीं है। अब अभिषेक शर्मा गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके उसके बाद शुभमन गिल चले गए, ये एशिया कप के फाइनल की बात कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव चले गए, 20 रन पर आपने 3 विकेट गंवा दिए। आप एक ऐसी टीम से खेल रहे हैं जहां लॉ ऑफ एवरेज आपके अगेंस्ट है। एक ही टूर्नामेंट में आप उनको 2 बार हरा चुके हैं उससे पहले, लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहा? 5 विकेट से आप जीते, कोई 1 विकेट से नहीं जीते आप, या 2 विकेट से नहीं जीते, आपने 5 विकेट से कन्विंसिंग जीत हासिल की। तो ये मुझे लगता है शायद अभिषेक शर्मा से ज्यादा मुझे लगता है श्रेयस अय्यर के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो ही है, कहीं नहीं जा रहे। अभिषेक शर्मा से ज्यादा मेरे लिए कंसर्न जो है वो श्रेयस अय्यर को लेकर है, क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है। बिल्कुल, पिछले जब से वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए गए, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो वो उस तरह से सुर्खियों में आ ही नहीं पा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी को लेकर। राइट। कभी वो अपनी पीठ में दर्द की वजह से आ रहे हैं सुर्खियों में, कभी आ रहे हैं कि साहब अब हम टेस्ट क्रिकेट से मुझे ब्रेक दे दीजिए, कभी वो एक आध इनिंग बीच में उन्होंने यहाँ वहां अच्छी खेली है, जैसा आपने कहा पिछला मैच उन्होंने ठीक खेला था। तो जो उनका फैन है, जो उनका फैन बेस है, अब मुझे उसके लिए थोड़ी सी चिंता है। बाकी तो अनऑफिशियल वनडे है, इसका कोई बहुत मायने नहीं, बहुत ज्यादा मायने नहीं। बात यही है कि श्रेयस अय्यर ना एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं अभी, अगर आप बस देखें। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं शिखर धवन वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बंदा एक फॉर्मेट खेल रहा होता है ना, वो एक खराब सीरीज दूर होता है और उसकी रिटायरमेंट, भाई अब किसी और को देखो, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद विंडो नहीं होती कि वो कहीं और दिखा सके। और वो सीरीज भी आप कहाँ खेलोगे? ऑस्ट्रेलिया में जाके, ठीक है, जहाँ कोई सक्सेस की गारंटी आप मतलब लेके नहीं हो चल रहे हो आपने कि भाई, तो ठीक है, मगर लाइफ कई बार ऐसे ही होती है, आपको बड़ा चांसेस मुश्किल होता है कुणाल मोटिवेट करना अपने आप को, सबसे बड़ी चीज ये है। क्योंकि क्या है कि अब पहले तो ये लगता था कि भाई अगर खेलेंगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, तो करियर तो ये, अब तो पैसे वैसे देखिए किसी भी क्रिकेटर ने जिसने 3-4 सीजन 5 सीजन ठीक ठाक कैपेसिटी में आईपीएल खेल लिया, तो पैसे वैसे का कोई चिंता नहीं रहती। उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना ये जन्म बहुत आराम से निकाल सकता है। पहली चीज तो पैसे का विंडो आप क्लोज कर दीजिए। अब क्या होता है कि आपसे रन नहीं बन रहे, फिर आप वाली बात कि आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, बस आपको पुश करने के लिए 4 लोग पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप पे हर रोज इस बात का दबाव है कि भाई आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपका जो नाम था, आपने जो किया पिछले वर्ल्ड कप में, आप उसको नहीं दोहरा पा रहे। ऐसी परिस्थितियों में बाकी सब कुछ तो जाए तेल लेने, आपको खुद को मोटिवेट करना, सुबह उठ के ये कहना कि नहीं मुझे नेट्स में जाना है, मुझे जाके 2 घंटे बैटिंग करनी है, वो मुश्किल होता है। कई बार डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, और सब यंग लड़के हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया में पूरा देख ही ली है, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत बहुत ज्यादा अभी कंसंट्रेशन की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात वो जो डिसिप्लिन होता है ना, जो एक क्रिकेटर में, बड़े क्रिकेटर में आप देख लीजिए, बड़ा क्रिकेटर होगा तो डिसिप्लिन होगा वो, तो वो डिसिप्लिन चाहिए। रन्स एक मैच में बने, एक मैच में नहीं बने, हार्डली मैटर्स, बट वो पॉजिटिव टेम्परामेंट रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी, पॉजिटिव इंटेंट रहना चाहिए कि भाई सब कुछ जो है वो फॉल इन लाइन जो है एक दिन हो ही जाएगा, जैसे कि हिंदी फिल्मों में होता है कि आखिर अंत में जो है वो भला हो ही जाता है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट का भी अब अंत आ गया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से खबरें, सारी अपडेट्स जो है आप तक लाते रहेंगे। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, बाय बाय।